नमस्कार, पोल फ्लैश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक के एपिसोड्स में हमने जाना कि दिल्ली की जो हिस्ट्री रही है, पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे ग्रो करती रही और विधानसभा फाइनली गठित हुई। आज हम विधानसभा के दूसरे डायमेंशन में जाने वाले हैं, जो है दिल्ली की आधी आबादी, यानी कि महिला वोटर, जो करीब 73 लाख के करीब महिला वोटर है दिल्ली में। आज हम उन पर बात करेंगे। मैं हूं दीपक कार्की और मेरे साथ बातचीत में है आज मेरे वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार जी। दीपक, बात इस पे इसलिए करना भी जरूरी है कि दिल्ली ने अभी तक जो है 3 महिला मुख्यमंत्री दिए हैं 93 से लेके 2025 तक, जहां आज हमें वहां पे 3 महिला मुख्यमंत्री रहे हैं। और यहाँ की महिलाएं वोट भी पुरुषों के आसपास ही करती हैं, तो इस पे बात करना इसलिए जरूरी है। प्लस इस बार महिलाएं जो हैं, महिला वोटर्स जो हैं, वो सेंटर में हैं। पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल जो कैंपेन चल रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, उसके केंद्र में है महिलाएं। बात इसलिए भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि तीनों पार्टियां कुछ ना कुछ योजनाएं लेके आ रही है, वो लुभावने वादे लेकर आ रही है कि हम ये करेंगे। तो आज हमने इसी पर चर्चा करनी है। सर, पहले तो सबसे पहले हम उसमें जाते हैं कि जो दिल्ली में महिला मतदाता हैं वो कितनी सक्रिय हैं। जैसे कि तुमने जिक्र भी किया कि करीब 46% के आसपास जो वोटर्स हैं यहाँ पे, वो महिला वोटर्स हैं। 1.56 करोड़ के आसपास वोटर है यहाँ पे, उसमें से 73.13 के आसपास लाख के आसपास महिलाएं हैं। तो मतलब 46% के आसपास का रेशियो है इसका। और एक चीज ये कि अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें महिलाओं का, तो 2020 हम बेस लेते हैं, तो 2020 में 2020 में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें 62.6% के आसपास मेल वोटर्स ने वोट किया था। मेल वोटर्स की वोटिंग का परसेंटेज जो रहा है वो 62.6 रहा है, और फीमेल का जो रहा है वो 62.5 रहा है। मतलब 0.1% के आसपास जो है वो डिफर कर रहा है वोटिंग परसेंटेज में। मतलब ये हुआ कि महिलाएं पुरुषों के बराबर ही वोट कर रही हैं। बिल्कुल माइनर सा ही डिफरेंस है। सर, जो एक अधिनियम आया था 2023 में कि हाँ, वो नारी भी बड़ा शक्ति, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ, है वो। मतलब नारी शक्ति बंधन अधिनियम सेंटर ने इसको पास किया हुआ है, जो कि अभी हमें लगता है कि अभी इसको इम्प्लीमेंट होना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो जो प्रोविजन है उसमें जनगणना होनी है, परिसीमन होना है विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का, जो कि उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट हुआ। और ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया है, 128 जो अमेंडमेंट हुआ संविधान का, उसके तहत आया है। इसमें ये बाउंड किया गया है कि 33% के आसपास महिलाएं जो हैं जाएंगी विधायिका में, वो आरक्षण होगा महिलाओं के लिए, और वो समान रूप से दिल्ली में भी लागू होगा। सेंटर ने पास किया है, दिल्ली में भी लागू होगा। तो मतलब दिल्ली की जो 70 सीटें हैं उसमें से 33% जो सीटें हाँ, होंगी वो महिलाओं को देनी पड़ेंगी। वो हमें लगता है 23 सीट के आसपास पड़ेगी, अगर हम लोग कैलकुलेट करें उसको, तो 23 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी दिल्ली विधानसभा की। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी, जो अभी जो आंकड़े हम देख रहे थे कि जो अलग अलग पार्टियां हैं उन्होंने बहुत कम महिलाएं उतारी हैं, तो शायद ये इसमें भी इजाफा हो जाएगा। जैसे ये सही बात है, पॉइंट आउट किया जिसको तुमने, कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तैयार नहीं हुई हैं महिलाओं को स्पेस देने के लिए। बेशक जो अधिनियम है वो महिलाओं को आरक्षण देने का वो पास हो गया है, उसको इम्प्लीमेंट होना ही होना है। आज इम्प्लीमेंट हो 4 साल बाद हो, लेकिन अभी जो पॉलिटिकल पार्टियों की वो है मना स्थिति है, वो ये नहीं चाह रही, जो कि इसमें इस विधानसभा में चुनाव में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, कि उतना स्पेस दें। उतना क्या, उसका 50% भी नहीं देने को तैयार है। मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है अभी। जैसे दिल्ली में ही मतलब देखें, तीनों पार्टियों का देखें, हाँ, तो हमें लगता है कि 13% के आसपास जो वो है, वो आम आदमी पार्टी और भाजपा ने दिया है। 9 कैंडिडेट उतारे हैं, कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और कांग्रेस ने जो है 8 को दिया हुआ है, 8 महिला कैंडिडेट उतारे हुए हैं। हाँ सर, ये वाकई में सच बात है, क्योंकि जब 1998 में जब से कांग्रेस जीतती आ रही है, 1998 में मैक्सिमम जो है वो विधायक बनी थी महिलाएं। हाँ हाँ, विधायक, हाँ। 9 उनका नंबर जो था वो 9 था। और उसके बाद के जो भी, उसके बाद मतलब 2003, 2008, 2013, 2015, 2020, इसमें जो है जो विधायक बनी हैं महिलाएं, उनकी संख्या कम रही है। 2008, 13, 15 में तो सिर्फ 3 महिलाएं रही हैं जो विधायिका में पहुंची हैं। 2020 में भी जो है नंबर उनका 6 है, और 6 की 6 जो है आम आदमी पार्टी से हैं महिला विधायक।
तो कहने का मतलब ये कि इस जो चुनाव हो रहा है उसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम का रिफ्लेक्शन, जो भाव है उसका, जिस मनोभावना से वो पास किया गया है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। और दूसरा ये कि अभी तक की जो हिस्ट्री है 93 से लेकर 2020 तक की, उसमें इनका पार्टिसिपेशन भी बहुत मामूली रहा है, क्योंकि इसलिए मामूली रहा है कि उनको कैंडिडेट कम बनाया गया। तो ये अभी तक की यहाँ की आधी आबादी की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हिस्ट्री है, जो कि हम 98 से देखते हैं और 2020 तक जब आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, लगभग एक लाइन पे चल रही है। एक वही अपवाद रहा 1998 वाला, जिसमें जो है उस चुनाव में जो है 9 महिलाएं विधानसभा में गई थी। तो लेकिन अभी देखेंगे हम सारी पार्टियों के जो मुख्य मुद्दे हैं वो महिलाओं को लेकर ही हैं। तो क्या लगता है कि जो इतने नए नए योजनाएं लेकर आ रही हैं, क्या है उनका? दो चीजें होती है ना ये समझने के लिए कि एक तो होता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो ये माना जाता है कि हकीकत में महिलाएं एम्पावर होंगी अगर वो विधायिका में जाएंगी, विधानसभा में जाएंगी, लोकसभा में जाएंगी, वो अपने हक में आवाज उठाएंगी, तो उनका एम्पावरमेंट होगा। दूसरा होता है सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो जिसका जिक्र तुमने किया अभी, कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग तरीके से महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने का जो अनाउंसमेंट किया हुआ है, उससे कुछ हद तक जो है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो उनका मेल पार्टनर है उस पर उनकी डिपेंडेंसी थोड़ा कम होगी। जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम महिला सम्मान योजना देंगे, जिसमें 2100 रुपए, जिसकी बहुत चर्चा भी हो रही है, तीनों पार्टियों की तरफ से ये वादा किया गया है। नाम तीनों का डिफर है, अमाउंट थोड़ा डिफर कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना बोला हुआ है, 2100 के आसपास है, 2100 रुपए उसमें देने का वायदा है। कांग्रेस का जो है प्यारी दीदी योजना है वो 2500 है। महिला समृद्धि योजना है भाजपा की, जिसमें 2500 रुपए देने का पर मंथ वादा किया गया। इसमें कुछ होगा कि हो सकता है कि कुछ बाड़ लगाएं ये लोग, कुछ बाउंड करें कि इस ग्रुप की महिलाएं जो हैं वो नहीं होंगी, इसका लाभार्थी नहीं होंगी। उस इनकम ग्रुप के नीचे की जो महिलाएं होंगी वो होंगी। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने जब कैबिनेट में पास किया था तो उसमें कुछ चीजें थी कि जो इनकम टैक्स देता है, जो सरकारी नौकरी करता है, जो महिला सरकारी नौकरी करती है, जो मतलब आर्थिक रूप से जो समृद्ध है वो इसका फायदा नहीं ले पाएगी। बाकी सारी महिलाएं इसका फायदा लेंगी। और इसी के इर्द गिर्द जो है तीनों पार्टियों ने महिलाओं को अपने हक में लाने के लिए एफर्ट भी डाला हुआ है, प्रॉपर इसका प्रोपोगेट भी हो रहा है। हाँ, क्योंकि कई वीडियोस भी देख रहा था मैं, और वैसे जो आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगी, लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी को देखेंगे आप, वो कई दावे कर रही है कि मुझे महिलाएं मिली थी कि 2 साड़ी खरीदूंगी, पानी पूरी। तो यानी बहुत सारी ऐसे दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को एक्चुअली में सशक्तिकरण मिलेगा। अब हो सकता है कि जो वोटर है, महिला वोटर, वो कंफ्यूज हो किसके साथ जाए, वही, क्योंकि सब जो है कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। दे रहे हैं तो जाहिर तौर पे कोई भी पार्टी बनेगी तो लायबल होगी, उसके लिए जिम्मेदार होगी, कि देने पड़ेगा उसको, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है, इतना ज़्यादा लोगों का प्रेशर रहेगा उसमें, जो आएगी सरकार आएगी, क्योंकि विपक्ष भी रहेगा तो सवाल उठाएगा, तो वो तो देने पड़ेगा। तो महिलाएं भी कंफ्यूज हो सकता हो कि किसके साथ जाए, किसका वायदा ठीक है। और उसी को जो है ज़्यादा मतलब फोर्सफुली अपने हक में लाने के लिए अलग अलग पार्टियां जो है ताकत भी लगा रही हैं ग्राउंड पे। हाँ, प्रचार हो रहे हैं। इसका तो एक उदाहरण है ना 2019 में जब आम आदमी पार्टी ने फ्री बस सेवाओं का ऐलान किया था, तो कब कैसे जो महिला सक्रिय हो गई थी। उसमें जो है जैसे उसका अगर फिगर देखोगे ना, चूंकि जिक्र किया तुमने फ्री बस का, तो फ्री बस में यह है कि सारी महिलाओं को वो सर्विस मिल रही है कि बस में जाएं, उनको टिकट का किराया नहीं देना पड़ेगा। तो ये 2019 में आया था। और उसमें जो है जैसे हम लोगों ने देखा है, अभी बातचीत जो कर रहे थे हम लोग, कि 31 सीट ऐसी थी जहां पे महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था। इन 31 सीट में से 28 सीट आम आदमी पार्टी के हक में गई थी। देखो कितना गजब का एक्सपेरिमेंट रहा उनका। तो ये कई बार ये कहा भी जाता है कि महिलाओं को वोट बैंक के तौर पे तब्दील करने का इस तरह की योजनाएं काम भी कर रही हैं। वो जो है एक साथ आ जाएं, महिलाएं एक साथ आ जाएं और जाति धर्म से परे जाके
उस इशू को लेके वो वोट करें। वाकई में जो आपने उदाहरण दिया वो उसका गवाह भी है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, और इसीलिए तीनों पार्टियों पे इस बार प्रेशर भी है। तो कोई ना कोई जब भी अगर कोई पीछे भी रह जा रही पार्टी तो थोड़े 3-4 रुपए बढ़ा के अपनी योजना लेके आ रही है ताकि दूसरी पार्टी अपना वो वोटर किस पे भरोसा करता है, डिपेंड करता है इस पे, क्योंकि सेंटर में जो है कई बार होता है कि जो सरकार दे रही होती है उस पे जो है वोटर ज्यादा भरोसा करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेंटर में भाजपा है, स्टेट में आम आदमी पार्टी है, तो अब वोटर आम आदमी पार्टी की सरकार पे भरोसा करेगा, सेंटर की सरकार पे भरोसा करेगा, क्योंकि सेंटर मतलब भाजपा ने भी हरियाणा और महाराष्ट्र में करके दिखाया था। अब दिल्ली में ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है हम भी करेंगे, कांग्रेस कह रही है हम भी करेंगे, तो वोटर किस पे भरोसा दिखाता है वो समय की बात है। वो 5 तारीख को वोटर तय करेगा बटन दबा के, और 8 को जो नतीजे आएंगे उसमें वो रिफ्लेक्ट होगा कि वोटर गया कहाँ, महिला वोटर गई कहाँ। वाकई में सर, हाँ, अभी इंतजार करना होगा। 10 दिन शेष रह गए हैं चुनाव को और महिलाओं के पास अपॉर्चुनिटी भी है और उन्हें सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि हाँ उनको जो वोट बैंक आप बात कर रहे थे वोटर बैंक में तब्दील करें, तो तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा और शायद अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, हमने जो आज चर्चा हमने की थी जिस विषय पे वो अभी बहुत सिग्निफिकेंट मालूम पड़ता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं अभी सभी पार्टियों का केंद्र बनी हुई है। सिग्निफिकेंट है कि आज ही आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, उसमें आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज फिर जोर दिया है कि मतलब हम ये चीजें करेंगे, स्पेशली महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसा कि वो कहते भी हैं कि दूसरी पार्टी में भरोसा मत करिए, वो वादा खिलाफ हैं, वो नहीं करते हैं। हाँ, वो कहते रहते ना कि बस है फिर हटा देंगे, ये कर देंगे, हटा देंगे। हाँ, वही। और उसमें वो ये भी एक डर डालने की कोशिश करते हैं कि अगर जो है भाजपा की सरकार आ गई यहाँ पे तो फ्री बस सेवा बंद कर देगी, बिजली का जो मिल रहा है वो बंद कर देगी, स्कूल का जो मिल रहा है, स्कूल में जो फैसिलिटी मिल रही है वो बंद कर देगी। तो अपनी तरह से अपने तरीके से वो एक तरह का डर भी डालने की वोटर में कोशिश कर रहे हैं। वो कितना कामयाब होते हैं और भाजपा इसको कितना उसको हटा पाती है, अपने फेवर में कर पाती है, ये या कांग्रेस किस तरह इसको बुराती है, ये तीनों पार्टियों की अपनी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अब जो है चुनाव लास्ट उसमें जा रहा है, फेज में जा रहा है, कैंपेनिंग जो है लास्ट फेज में जा रही है और सारी की सारी ताकत इसी दौरान मतलब अगले 4-5-6 दिन जो है पार्टियां झोंक देंगी इसमें वोटर को अपने हक में करने के लिए। हाँ, वाकई में, क्योंकि सभी पार्टियों ने अभी वोटरों की नब्ज पकड़ ली है, उन्हें पता है कि क्या पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में खेलना है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो पॉलिटिकल हिस्ट्री पे थी। इंस्टीट्यूशन 1993 में बन गया, हाँ, विधानसभा बन गई, उसके बाद के जो चुनाव हैं भाजपा आई, कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी आई, यही होता रहा। लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना वो कमोबेश वही रहा जो 1993 में सेटअप हुआ था। तो अब चूंकि अब उसके बाद कंटिन्यूअसली चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, हाँ। तो चुनाव में जो अलग अलग भागीदार हैं चुनाव के, इसीलिए हम लोग उन भागीदारों पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से महिला वोटर से आधी आबादी जो कि 50% के आसपास ये अपना वो रखती है, भागीदारी रखती है, तो उस पर बात करना और भी जरूरी था। फिर अभी जो अनुसूचित जाति के वोटर हैं 12 सीटें यहाँ आरक्षित हैं, उसमें भी एक अलग तरह का वो दिखता है कि वो जिस करोड़ बैठा उसी की सरकार बनी, वो हो गया। 93 से लेकर 2013 तक जो था वो पंजाबी वोटर का प्रभाव था, उसको रिप्लेस करके पूर्वांचली वोटर अब यहाँ पे अपना दमदारी दिखा रहे हैं और पार्टियां उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तय कर रही हैं। तो ये सारे सेगमेंट जो अलग अलग हैं हम लोग आने वाले दिनों में उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, क्योंकि चुनाव तो लगभग सेम ही है लेकिन हर साल कुछ ना कुछ नया फ्लेवर आता है, तो उन फ्लेवर पर ही हम बातचीत करेंगे जो कि लगता है कि आप लोगों को भी पॉलिटिकली एंगेज करेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही और हम जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूँ दीपक कार्की और हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम। नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।